नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस के आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अशोक के जो अभिलेख बचे हुए हैं, कुछ इसके अलावा जो हमने फर्स्ट पार्ट पे भी चर्चा की थी कि अशोक के क्या कैसे जीवन शैली रहती है, किस तरीके से वो एक अखंड भारत का निर्माण करता है। ये सारी जानकारी हमको कहाँ पर मिलती हैं? ये सारी जानकारी अशोक के विभिन्न जो लेख मिलते गए, चाहे वो शिलालेख हो चाहे अभिलेख हो, उन सब से मिली हुई जानकारियाँ रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आज जो चर्चा करेंगे, ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम लोगों को देखना ज़रूरी होता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा एक जनरल एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोई बहुत हाई लेवल एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो स्पेसिफिक बिहार एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो बिहार एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो लोग चाहें तो इस वीडियो को एक जनरल पर्पज़ से देख सकते हैं और स्पीड में भी देख सकते हैं, वही चाहे तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मौर्य वंश में हमने आज जो चर्चा कर रहे हैं अशोक के तीसरे पीढ़ी की, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये अशोक का पार्ट 2 में अब यहाँ पर सबसे पहले ये सम्राट जो है मौर्य संबंधित है, जिसकी विशेष जानकारियाँ हमको विभिन्न लेखों से मिलती हैं। तो विभिन्न लेखों में ये 6 लेख हैं, जिसमें शिलालेख, लघु शिलालेख, अभिलेख, लघु स्तंभ लेख, अशोक का गुहा लेख और स्तंभ लेख, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम शिलालेख की, ठीक। ये शिलालेख अगर की बात करेंगे तो ये 14 लेख हैं, 14 शिलालेख हैं जो 8 विभिन्न स्थानों पे पाए गए हैं वर्तमान में। देखिए, जितने यहाँ पर जो हमको लेख मिलेंगे, ज़रूरी नहीं सिर्फ ये इतने ही हों, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, पर अभी तक की खोज में इतने ही पाए गए हैं। तो ये 8 विभिन्न स्थानों पे मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है धौली, ये पुरी जिले में, पुरी जिला कहाँ है? उड़ीसा में है। सेकंड लेख मिलता है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी ये पेशावर में पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलता है। जबकि मानसेहरा, मानसेहरा हजारा नाम के क्षेत्र में मिलता है, ये भी पेशावर के पास में ही पाकिस्तान देश में। कालपी, कालपी देहरादून जो उत्तराखंड या उत्तरांचल बोल दीजिए, वहाँ पर राजधानी है, तो यहाँ पर मिलता है। जौगढ़ जो शिलालेख मिलता है, ये जौगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है और ये उड़ीसा में है। तो हमको उड़ीसा में कितने शिलालेख मिल गए? ये 2 मिल गए। अगर सुपेरा की बात की जाए, सुपेरा थाने में है, ये महाराष्ट्र के राज्य के अंतर्गत आता है। एरागुड़ी, एरागुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल नाम के मिले हैं, क्षेत्र में मिले हैं, कुर्नूल जिले पे। कुर्नूल जिले पे ही जो मानव सभ्यता सबसे पहले आग जलाना सीखा, तो इसके साक्ष्य जो है हमको आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से ही मिलते हैं। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ज़िले का नाम आ रहा है तो सबको आपस में लिंक करके चलिए। इंडिविजुअली कोई चीज़ याद करेंगे तो वो याद नहीं होने वाली। अगला बात करते हैं ये काठियावाड़। काठियावाड़ ये वही जगह है जहाँ पर जो है ये भीमदेव प्रथम का ये राज हुआ करता था, और जब जो है मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण किया था भारत में, तब भीमदेव प्रथम ये काठियावाड़ क्षेत्र को छोड़ करके चला गया था, और वो 16 नंबर का आक्रमण था जो सोमनाथ में हुआ था। यहाँ पर कौन सा? गिरनार का अभिलेख मिलता है। यह काठियावाड़ ये यहाँ पर जो है जूनागढ़ के पास में नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर मिलता है। बात की जाए लघु शिलालेखों की, तो अगर लघु शिलालेख की बात करते हैं तो ये है लघु शिलालेख। इसमें सबसे पहले एक ये रूपनाथ शिलालेख मिलता है जो मध्य प्रदेश के कटनी जिला में है, जबकि गुजरी शिलालेख दतिया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। देखिए, ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, क्योंकि गुजरी महल भी है, गुजरी महल ग्वालियर में है, जबकि गुजरी नामक शिलालेख दतिया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक। इसके अतिरिक्त एक भभू नाम का जो है एक शिलालेख, अभी लघु शिलालेख मिलता है, ये जयपुर क्षेत्र मिलता है। और जयपुर के अलावा फिर एक मास्की ये रायचूर में मिलता है। ये रायचूर अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो ये रायचूर है कर्नाटक राज्य में। रायचूर के अलावा सहसराम नाम का जो शिलालेख मिलता है, लघु शिलालेख, ये शाहबाद, बिहार के शाहबाद वाले क्षेत्र में मिलता है, ठीक। और ये अगर देखिए, लघु शिलालेख और ये शिलालेख में एक अंतर है। वो जो 14 शिलालेख मिले थे, इनकी साइज बड़ी थी, इसलिए उनको शिलालेख नाम दिया। पर कुछ जो शिलालेख थे जिनकी साइज बहुत छोटी थी, तो इसलिए उनको शिलालेखों की श्रेणी में नहीं गिना गया, उनको लघु शिलालेख बोल दिया गया था। ये चीज़ था। इसके अलावा अगर बात किया जाए यहाँ पर जो है, देखिए जो मतलब अशोक था, अशोक जो है मानव सभ्यता के जो है मतलब सहिष्णुता लाने के लिए और अपने धर्म को जो है प्रसार करने के लिए, अर्थात अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे जो है मतलब परिवर्तन किए थे। परिवर्तन जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है, पशु पक्षियों को जो बलि दी जाती थी उसमें प्रतिबंध लगाया कि भाई पशु पक्षियों को बलि नहीं दी जाए, सबके समान अधिकार होता है जीने का।
तो सबसे पहले तो उसको रोका। आज की डेट में अगर वो मतलब अपने संविधान में बात किया जाए तो संविधान में आर्टिकल 21 में देता है राइट टू लाइफ का, जीने का अधिकार। ये एक फंडामेंटल राइट्स में आता है आर्टिकल 21, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके अलावा इसने और भी मतलब साहसिक कार्य किए थे, जैसे कि जो मतलब जैसे मेडिसिन वगैरह, मेडिकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो जो अस्पताल वगैरह जो बनवाए गए थे तो ये मानव के साथ साथ पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवा रहा था। ये इसकी जो मतलब कुछ एक सहिष्णुता की निशानी है और ख़ासियत है जो हम देखते हैं। और इसी सहिष्णुता और इंसानियत की निशानी के चक्कर में बुद्ध के बौद्ध धर्म के कई सारे ग्रंथों में मिलता है कि अशोक जो मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए थे, अशोक की स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, ये सब मिलता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका अभी अभिलेख की बात करते हैं। ये अभिलेख यहाँ पर जो है 40 अभिलेख प्राप्त हुए थे। सबको पढ़ना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखिए अभिलेख को पढ़ा कैसे गया। अभिलेख को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा ये नाम, जेम्स प्रिंसेप वह बंदा था जिसने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। ये कब इसने पढ़ा? ये इसने पढ़ा है 1837 में, सबसे पहले इसी ने पढ़ा था। ये चीज़ याद रख लिया कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार किसने पढ़ा? ये जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। कुछ की बात करते हैं, जैसे रायपुरबा ये बिहार के चंपारण जिले में है। और फिर प्रयाग अभिलेख ये सबसे पहले इसका नाम तो कौशाम्बी था, पर ये अकबर ने जो है वही कौशाम्बी साइड घूमने गया था तो उसको रास्ते में ये अभिलेख दिख गया और इसका जो मतलब जो चित्रकारी थी और डिज़ाइन वगैरह जो भी था इसको काफ़ी पसंद आया, जिसके कारण से इस कौशाम्बी अभिलेख को अपने इलाहाबाद के किले में ले आया और वहाँ से मतलब तब से नाम पड़ गया कि प्रयाग अभिलेख। ठीक, प्रयाग अभिलेख के अलावा जो है यहाँ पर और भी कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि सहबाजगढ़ी का अभिलेख और मानसेहरा का अभिलेख। ये दोनों खरोष्ठी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, ये सहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्ठी, जबकि तक्षशिला और लघमान मतलब काबुल का जो क्षेत्र है यहाँ पर इस एरिया में जितने भी अभिलेख मिले, तक्षशिला तो विश्वविद्यालय हम जानते हैं, तो इस एरिया में जो मिले अभिलेख ये जो है मिले थे आरमाइक और ग्रीक भाषा में। चूँकि यहाँ पर जो है ग्रीक का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए आरमाइक और प्रभुत्व ग्रीक का ज़्यादा होने के कारण ये ग्रीक भाषा बन गई। और इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र से जो हमारे में इस्लामिक आक्रमण होते गए थे तो वो सब जो है उन लोगों के होने के कारण यहाँ पर आरमाइक भाषा में भी बना। इसलिए कहा जाता है कि तक्षशिला और लघमान ये क्षेत्रों के अभिलेख को द्विभाषी अभिलेख भी बोला जा सकता है। इसके अलावा जितने भी मतलब चाहे शिलालेख की बात करिए, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु लेख, ये सब चीज़ें ब्राह्मी लिपि पे लिखी गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रिमेनिंग एवरीथिंग ब्राह्मी लिपि में था। और अब बात करते हैं हम लघु शिलालेख। देखिए लघु शिलालेख से पहले जो आप एक चीज़ समझिए कि ये आरमाइक जो द्विभाषी था, इससे जो समझ में आता है कि अशोक ने सिर्फ अपने ही जो भाषा को प्रचार प्रसार नहीं किया, इसने अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी उतना ही महत्व दिया था जितना अपने भाषा को मतलब देता था। ठीक है, और अब चौथे नंबर पे लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं। ये लघु स्तंभ लेख ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से माना जाए कि ये बताया करते हैं कि अशोक वास्तव में किस टाइप का इंसान था। ये इससे पता चलता है, क्यों? क्योंकि अशोक के राजकीय घोषणाएं जितने भी थी ये लघु स्तंभ लेख से प्राप्त होती हैं। ये कुछ राज्य हैं मध्य प्रदेश और वो पड़ोसी देश में, तो वो नेपाल में, वो जहाँ पर कई प्रकार के लेख मिले हैं, तो इसको हम स्टेट वाइज हमने पढ़ने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये जो राजधानी भोपाल के पास है, वहाँ पर सांची का स्तूप मिला है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सांची स्तूप। अगर हम बुद्ध धर्म में कोई स्तूप की बात करते हैं तो सबसे पहले सांची स्तूप का ही नाम आता है। सॉरी, इसके अलावा बात करें जाए कि सारोमोरो अभिलेख ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। सेकंड अगर हम बात करते हैं राज्यों की तो नेपाल में रुम्फिक देई अभिलेख और निगलेवी अभिलेख ये नेपाल के तराई क्षेत्र में मिले हुए अभिलेख थे। वापस आ जाते हैं अपने भारत में। फिर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सारनाथ में मिला हुआ ये अभिलेख है। सारनाथ कहाँ? वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। और इसके अलावा ये कौशाम्बी में भी एक अभिलेख मिला था जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया था बाद में। ये जो अशोक लेकर के आ गए थे ये वही अभिलेख है जो कौशाम्बी अभिलेख नाम से चल रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर कौशाम्बी में यहाँ पर लघु स्तंभ अभिलेख और साथ ही साथ क्या मिला, एक अभिलेख, बड़ा और छोटा दोनों अभिलेख मिले थे। वो चीज़ थे जो यहाँ छोटा यहीं छोड़ दिया वो कौशाम्बी वाला ही कहलाया, और जो बड़ा वाला यहाँ आ गया
इलाहाबाद में वो प्रयाग अभिलेख कहलाती है। फिर एक और आता है अहरैरा अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। यहीं पर रिलेटेड जो थोड़ा मूवी भी बनती रहता है, खैर इम्पोर्टेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश के में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में एरागुड़ी और रजलूमंडा गिरी, ये दोनों अभिलेख भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मिले थे। और इसके बाद फिर बात करते हैं मैसूर। मैसूर है कर्नाटक में। कर्नाटक में मैसूर की बात करें तो जंतीग्रामेश्वर अभिलेख जो मिला है ये ब्रह्मगिरी के पास है। ये ब्रह्मगिरी से लगभग 3 किलोमीटर के दूर पे अवस्थित था जंतीग्रामेश्वर। अगर बात करें सिद्धपुर अभिलेख की, सिद्धपुर अभिलेख जो है ब्रह्मगिरी से लगभग 1 किलोमीटर के दूर पे जो है क्षेत्र पे ब्रह्मगिरी नाम की एक जो जगह है। और ब्रह्मगिरी पर्वत जो है ये शायद तक अगर दक्षिण मतलब सह्याद्री का सबसे बड़ा पर्वत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। सिद्धपुर की बात करते हैं, ये जो है यहाँ पर ब्रह्मगिरी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। एक ये चिबल दुर्ग है जो ब्रह्मगिरी क्षेत्र में ही पड़ता है। ये चिबल दुर्ग के अंदर ही तीसरा एक अभिलेख मिला है। तो मैसूर के जो ब्रह्मगिरी के इर्द गिर्द 3 अभिलेख हमको मिल गए, ठीक है। यहाँ पर मैसूर में इतने ज़्यादा क्यों मिले, एक कारण इसका ये है क्योंकि जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक में ही जा कर के अपने देह को त्यागा था, इसलिए अशोक का थोड़ा सा स्पेशल लगाव था कि भाई मेरा दादाजी वहाँ रहते थे, पोते का दादा से ही लगाव होता है, इसलिए मैसूर में भी काफ़ी अभिलेख मिल गए। एक है अहरैरा अभिलेख जो मिर्ज़ापुर में है। यहाँ पर इस अहरैरा अभिलेख को आप जो है यहाँ पर ये इस लघु स्तंभ से भी वो कनेक्ट कर सकते हैं। 2 ठो हमको मिले थे अहरैरा अभिलेख, माफ़ कीजिएगा अहरैरा अभिलेख ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ये गलती से मैंने यहाँ पर मैसूर में लिख दिया था। चलिए ये ब्रह्मगिरी पे मिले। इसके अलावा गोविंद मठ कोपवाय में प्राप्त हुआ, जबकि पलिक गुड़क मठ जो है ये गोविंद मठ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पे एक पलिक गुड़क मठ मिला है। और एक और अभिलेख जो अगर बात किया जाएगा तो ये है स्तंभ लेख, ये है नेतुर नाम के क्षेत्र में। बात की जाए अब मेन यहाँ पर हम अशोक के गुहा लेख की बात करते हैं। तो अशोक के गुहा लेख में एक बराबर दक्षिण बिहार के बराबर नाम की एक जगह है, वहाँ पर 3 गुफाएं आपस में जो है मतलब एक लिंक बना करके जो स्थित हैं। 3 गुफाएं एक ही जो है श्रृंखला में स्थित हैं। वहाँ पर जो दीवारें हैं उस गुफा के दीवारों में जो है जितने भी जो लिखा है स्तूप अशोक के बारे में वो सब लिखा है ब्राह्मी लिपि में। सिर्फ वहाँ पर 2 लिपियाँ ऐसी और पाई गई हैं, मतलब ये 2 शिलालेख ऐसी और पाई गई हैं जो एक जिनमें से एक का नाम है शहबाजगढ़ी और दूसरे का नाम है मानसेहरा। ये दोनों जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पर उस गुफा में, ये दोनों खरोष्ठी भाषा में हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों अभिलेख ये खरोष्ठी भाषा में है, ना कि ब्राह्मी लिपि में। खरोष्ठी भाषा की एक और खासियत है, खरोष्ठी भाषा जो है राइट से लेकर के लेफ्ट तक में जो है जाते हैं लिख करके, जबकि हमको जनरली जो किताब में लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। ये जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा ये लेफ्ट से राइट वाला है, जबकि वो खरोष्ठी भाषा राइट से लेफ्ट को पढ़ी जाती है और लिखी भी जाती है, ठीक। इसके अलावा एक अब बात करते हैं ये स्तंभ लेखों की। स्तंभ लेख जैसे कि एक लंबा सा खंभा वाला टाइप से खड़ा है, स्तंभ लेख लंबा खंभा, और ये शिलालेख जो चट्टानों पे लिखने वाला अभिलेख जो है और इसी तरह से बन जाते हैं। स्तंभ लेख जो है 7 हैं जो कि 6 भिन्न स्थानों पे मिले थे। इसमें जो है 3 इंपॉर्टेंट है हम पढ़ेंगे। जो एक है दिल्ली का टोपरा, ये टोपरा ये जो है पहले सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में था उत्तर प्रदेश के। इसको फिरोज शाह तुगलक जो है जा करके दिल्ली उठा के लेकर के चला आया था कि भाई चलो लेकर के दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहूँगा क्योंकि। फिर सेकंड एक अभिलेख है दिल्ली मेरठ में जो एक अभिलेख और था स्तंभ लेख था, उसको भी उठा करके फिरोज शाह ने अपने दिल्ली के लाल किले पर ला करके लगवा दिया। 2 ठो और हैं, एक लहरैया अरेराज और दूसरा का नाम आता है लहरैया नंदगढ़। ये दोनों जो स्तंभ लेख हैं ये अभी भी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित हैं। तो ये था बिहार के जो है मतलब जितने भी अशोक से संबंधित लेख हैं, स्तंभ लेख शिलालेख जो भी हैं, उन सब का एक समग्र अध्ययन है जो सिर्फ एक ही बोर्ड में पढ़ाने की कोशिश किया मैंने आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अशोक के कुछ जो परवर्ती जो मतलब शासक रहे हैं और ये मौर्य वंश का जो अंतिम जो पूरा किस तरीके से कालखंड चला था उसको हम अगले वीडियो में जो बोलेंगे वो बताएंगे आपको। और उसके बाद जो है फिर मौर्य वंश का अंत होकर के फिर अगले वंशों के पास आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप पुराने वीडियो को भी देखिए और हो सके तो हमारी प्लेलिस्ट को जा कर के देखिए,
क्योंकि अगर कोई भी आप जीके पढ़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट से शायद आपको ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से आपको क्रोनोलॉजी समझ में आए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।